हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेक्टर्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सम डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। मतलब अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स की डेफिनेशन देखते हैं कि कौन कौन से हमारे वेक्टर्स पॉसिबिलिटीज होती है। तो जनरली हमारे 10 वेक्टर्स की डेफिनेशन है। अभी अपन स्टार्टिंग 4 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका, इक्वल वेक्टर। मतलब कोई भी दो वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर कब बोलोगे? तो जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर के पास क्या होता है, दो चीज होती है। एक तो क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड, और एक क्या होती है डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो मैं उस ए वेक्टर को, एक दूसरा कोई वेक्टर है बी, तो मैं उन दोनों को इक्वल किस केस में कहूंगा? जिस केस में उन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। तो अपन कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का आपस में अपन इक्वल किस केस में कहेंगे? जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों की डायरेक्शन दोनों क्या सेम हो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो ए की जो लेंथ है वही लेंथ किसकी है? बी की। मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए। और ए किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? आपका राइट साइड की तरफ। और बी भी किधर पॉइंट कर रहा है? राइट साइड की तरफ। मतलब दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? कब बोलेंगे कि दो इक्वल वेक्टर्स है? जब उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर वैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर है ए, तो मैं किसी दूसरे वेक्टर को, कोई दूसरा वेक्टर है बी, उसको मैं उसका नेगेटिव कब कहूंगा? जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो अगर आपका वेक्टर ए पॉइंट कर रहा है किधर की तरफ? राइट साइड की तरफ, तो उसका नेगेटिव किधर पॉइंट करेगा? उसका अपोजिट। तो राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे क्या है? नेगेटिव वेक्टर है। किस केस में? जब मैग्नीट्यूड तो सेम होता है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो नेगेटिव वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर का क्या होता है, सेम, और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। और यहां पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। दोनों अगर सेम हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो क्या बोलते हैं उन वेक्टर्स को? इक्वल वेक्टर। और कोई भी दो वेक्टर ए और बी, उनको नेगेटिव एक दूसरा कब कहेंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। नेक्स्ट क्या है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो उसका मॉडुलस का क्या मतलब होता है? मॉडुलस का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड की अपन बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो लेंथ है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए के आगे मोड लगा दिया, या फिर अपन और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली ए। क्योंकि आपका ए वेक्टर क्या होता है? ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और ऊपर ये साइन किसका है? वेक्टर का। मतलब ये कंप्लीट क्या बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर से ये एरो का साइन हटा दूं, इसका मतलब ओनली क्या बचा? मैग्नीट्यूड। और मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो ये आपके साइन होते हैं किसके? आपके मैग्नीट्यूड के, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के। मतलब ये जो आपका ए बार और ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। तो इन शॉर्ट कैसे समझ सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब अपन ओनली किसकी बात कर रहे हैं? ओनली उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। और अगर अपन ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो वो क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपन ओनली क्या चीज देखते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या नहीं देखते? डायरेक्शन नहीं देखते। ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर में ओनली क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट आपका यहाँ पे क्या है? 4th नंबर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट कब हो सकता है? जब मैं क्या करूं कि उस वेक्टर के अंदर, इसको निकालते कैसे यूनिट वेक्टर को, कि जब मैं उस वेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको मेरे को क्या करना है? यूनिट वेक्टर बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूं? तो अगर आप किसी वेक्टर के अंदर उसकी क्या करो, आप उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, उसके मॉडुलस का डिवाइड कर दो, तो बचता क्या है? देखो ऊपर क्या है आपका
ए वेक्टर कंप्लीट, ए वेक्टर कंप्लीट का मतलब क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या ए मतलब मॉडुलस, और मॉडुलस के पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि अपन ने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अंदर किसका डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड का, तो ओनली क्या चीज बची, डायरेक्शन। इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट, और ओनली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अपने वेक्टर की डायरेक्शन। फिर से यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो ओनली क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब वन मैग्नीट्यूड, और ओनली क्या रिप्रेजेंट करता है, मेनली उसकी डायरेक्शन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कैप बना के। तो ये आपके क्या बन जाता है, फॉर्मूला किसका, यूनिट वेक्टर का। तो कोई भी एक वेक्टर है ए, उसका यूनिट वेक्टर क्या का फॉर्मूला क्या होगा, ए कैप इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूं तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से ए को फॉर्मूला निकल जाता है। यहाँ से अगर मैं ए वेक्टर निकालता हूँ तो क्या आता है, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ए कैप, ये आपका एको फॉर्मूला बन जाता है। ये क्या मतलब है कि अपन किसी भी वेक्टर को कंप्लीट फॉर्म में ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए वेक्टर क्या है, कंप्लीट वेक्टर क्या होता है, उसका मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का। तो मॉडुलस ओनली क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और कैप उसका यूनिट वेक्टर ओनली क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो गया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया किससे, डायरेक्शन से, और ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, कंप्लीट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, उसके मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके यूनिट वेक्टर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट वेक्टर। तो अभी अपन ने कितने पढ़े, 4। फर्स्ट क्या है, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, दो वेक्टर है, इक्वल कब कहोगे, जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड और उन दोनों की डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर का नेगेटिव कब कहोगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट। थर्ड क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है, अपन वेक्टर जो है उसके लेंथ के उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ओनली मैग्नीट्यूड जब कंसीडर करते हैं उसको, आपका जो गिवन वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको ओनली उस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। और ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए बार से या फिर ओनली सिंपल ए से। मतलब अगर आपका गिवन वेक्टर कितना है, ए, अगर ये गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, ए बार या फिर ए। नेक्स्ट कौन सा आता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ओनली 1। तो मेनली बचा क्या, उसकी डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर मेनली क्या बताता है, आपका डायरेक्शन बताने के पर्पज में काम आता है। क्या फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर में अगर मैं उस मॉडुलस का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो क्वांटिटी बचती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप से। तो ए वेक्टर के ऊपर अगर मैं कैप लगा देता हूं तो ए कैप क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर। यहाँ से आपका एक नया न्यू फॉर्मेशन होता है फॉर्मूले का कि ए वेक्टर कंप्लीटली कैसे डिफाइन हो सकता है, ए कैप मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए कैप, ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ए कैप मतलब वेक्टर का मॉडुलस, और मतलब कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका मॉडुलस और उसके यूनिट वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाती है, कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी। यस, अपन रिमेनिंग डेफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी 5th नंबर, फिक्स्ड वेक्टर्स। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई वेक्टर है जो कि क्या है, फिक्स है। फिक्स है इसका मतलब क्या है कि आप वेक्टर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब वेक्टर को डिस्प्लेस किस केस में नहीं कर सकते, इसका एग्जांपल क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर का आपका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि आपका कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसकी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसके रेफरेंस पॉइंट से अगर उसकी पोजीशन देखता हूं तो उसकी एक फिक्स पोजीशन आती है। अब मैं उस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, वो क्या है, फिक्स है। किससे, ओरिजिन से। मतलब कोई भी पार्टिकल जो कि रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन क्या है, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस के अराउंड उसकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ पे अगर मेरा
पार्टिकल है ऑब्जेक्ट ए। तो अब अगर ये यहीं पे है तो इसकी पोजीशन क्या है, ओरिजिन से फिक्स्ड इसकी पोजीशन है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो मतलब अब ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये फिक्स यहीं रहेगा, अब ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक, जब भी इस पार्टिकल की इनिशियल अपन क्या देखते हैं कि इनिशियल हमेशा यहाँ से इसको मेजर करना है। ऑब्जेक्ट अगर कहीं जाता भी है तो आप मेजर हमेशा कहाँ से करोगे, उसको यहीं से करोगे, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो फिक्स्ड वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे आपका फिक्स्ड कहाँ पे, ओ पे, ओरिजिन पे। यस, नेक्स्ट क्या है आपका फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। वो वाले वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसको, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। कैसे समझ सकते हैं इसको, जैसे अपन बात करते हैं कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो अब उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है उस वेलोसिटी वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो कंटिन्यू उसकी अब उसकी पोजीशन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, और उसकी पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, कंटिन्यू मोशन में है। ठीक है, वो वाले वेक्टर जहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। इसका एग्जांपल क्या होगा, मोशन ऑफ ए कार या फिर मोशन ऑफ ए व्हीकल इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे, वो वाला वेक्टर जो कि क्या है, या तो सेम लाइन के अंदर है या फिर एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो कोलिनियर वेक्टर अपन किसको बोलेंगे, दोज वेक्टर्स हु आर इन द सेम लाइन और इन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर हो गया ए और एक वेक्टर हो गया बी, ये यहाँ पे अपन दोनों क्या देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम लाइन में, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। और या फिर और कैसे बन सकता है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ये भी किसमें आ गए, आपके कोलिनियर वेक्टर में। अब जो वेक्टर आपके सेम लाइन में जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, अगर डायरेक्शन सेम होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स। डायरेक्शन सेम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स। और जो ये पैरेलल है, ये ए और बी यहाँ पे दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर डायरेक्शन सेम होती है तो उनको क्या बोलते हैं, लाइक और पैरेलल वेक्टर। और अगर दो वेक्टर जो कि कोलिनियर हैं, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ऐसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि दोनों सेम ही लाइन के अंदर है या फिर एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट। तो जब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है तो उन वेक्टर को क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स, या फिर क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, जो कि या तो सेम लाइन में या फिर पैरेलल लाइन में, अगर सेम लाइन में होते हैं और डायरेक्शन भी सेम होती है तो उनको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनलाइक वेक्टर, और अपोजिट पैरेलल उसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका, कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब आपके वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं, मतलब सेम टू डायमेंशनल के डायमेंशन के अंदर होते हैं। जैसे आपका ये मैंने ये एक्स और ये वाई प्लेन। अब जैसे अपन देखते हैं कि एक कोई वेक्टर है ए, एक कोई वेक्टर है बी, एक कोई वेक्टर है सी, एक कोई वेक्टर है डी। तो ये सारे के सारे जो आपके वेक्टर्स मैंने बनाई ये सब किस में है, सेम प्लेन में। और सेम प्लेन में अगर वेक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट क्या आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि को मतलब सेम, इनिशियल मतलब सेम जगह सेम पॉइंट से सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं आपके इनिशिएट, मतलब कोई भी एक आपका पॉइंट है ओ, उस पॉइंट से ही सारे वेक्टर इनिशिएट हो रहे हैं। जैसे ये ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर हुआ, सी वेक्टर हुआ। तो ये तीनों वेक्टर अपन क्या देखते हैं कि सेम पॉइंट से क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आपके वेक्टर सेम पॉइंट से इनिशिएट कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, को इनिशिएट वेक्टर। और अगर नेक्स्ट क्या है, को टर्मिनस वेक्टर, मतलब सेम पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एंड हो रहे हैं। जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ऐसे एक दूसरा है बी वेक्टर, एक आपका तीसरा है सी वेक्टर, एक फोर्थ है डी वेक्टर,
तो ये क्या देखते हैं अपन, सेम पॉइंट ओ के ऊपर क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, सेम पॉइंट ओ के ऊपर एंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोटर्मिनस वेक्टर। फिर से एक बार देखते हैं, फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो कि जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में अपन पोजीशन हमेशा कहां से मेजर करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट से, कहां से, उसके ओरिजिन से, इसलिए अपन उनको पोजीशन वेक्टर किसमें आ जाता है, आपके फिक्स्ड वेक्टर्स में। नेक्स्ट क्या है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो जिनका इनिशियल पॉइंट आपका फिक्स नहीं है। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है आपका, कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कंटिन्यू किसमें, मोशन में, मतलब वो क्या है, फ्री। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब वो ये तो क्या होंगे, एक सेम लाइन के वेक्टर होंगे या फिर एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल। अगर सेम लाइन में पैरेलल में है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, कोलिनियर वेक्टर। इसमें दो कैटेगरी होती है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका, कोइनिशियल वेक्टर। वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, उनको क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर। और अगर वेक्टर्स का एंड पॉइंट अगर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्मॉल टॉपिक, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से पता चल रहा है कि एक वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। तो जीरो वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। उस वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। तो अब जीरो वेक्टर की नीड क्या पड़ी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो जीरो वेक्टर की नीड क्या पड़ी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसकी नीड, कि उसकी नीड क्या पड़ी। तो अगर आपसे एक्स की गिवन कंडीशन क्या होती है, कि जैसे आपको कोई वेक्टर है एक ए और एक कोई दूसरा वेक्टर है बी। अगर आपको गिवन कंडीशन है कि ए और बी वेक्टर दोनों के एक दूसरे क्या है, इक्वल, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो उस केस में अपन क्या देखते हैं कि ए और बी दोनों के क्या है, इक्वल। अब दोनों में जब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं मतलब अपन क्या बोल सकते हैं उसको, जीरो। लेकिन जीरो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो है नहीं। अब इस केस में इस वजह से अब यहाँ पे अपन को किसकी नीड की रिक्वायरमेंट हुई, जीरो वेक्टर की। क्यों, क्योंकि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जो मिलना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, वेक्टर, ना कि स्केलर। इस रीजन से अपन ने एक न्यू वेक्टर इंट्रोड्यूस करा, कौन सा, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो, और उसकी जो डायरेक्शन होती है, अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन पता ही नहीं, पता नहीं मतलब कौन सी डायरेक्शन अपन ने एज्यूम कर ली, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन कोई भी होती है। तो जीरो वेक्टर की इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ी कि अगर दो वेक्टर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो मिला वो कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। एक और अपन जैसे देखते हैं कि आपके कोई ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है ए, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बी नीट का। कोई आपके दो कांस्टेंट है, जैसे एक कोई कांस्टेंट है म्यू और एक कोई दूसरा कांस्टेंट है लैम्डा, ठीक है। तो अगर आपको गिवन कंडीशन है कि म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये आपको गिवन कंडीशन है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि म्यू प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय कोई एक वेक्टर है ए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब आप इसमें क्या देखते हो कि म्यू किसके इक्वल है, माइनस लैम्डा। जब आप वैल्यूज पुट करते हो तो आप क्या देखते हो यहाँ पे कि म्यू और माइनस लैम्डा दोनों क्या इक्वल। तो यहाँ पे अपन जब वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या देखते हैं कि म्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा, तो माइनस ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर इक्वल टू निकालना है अपन को। तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया, जीरो, ठीक है। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। अब इसको अगर मैं करूँ तो मेरे को क्या मिले, ये भी क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस केस में भी अपन को किसकी रिक्वायरमेंट है, जीरो वेक्टर की। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, जीरो वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो, लेकिन उसकी डायरेक्शन कितनी हो गई, आर्बिट्रेरी। तो ये क्या होती है इसकी नीड, किसकी, जीरो वेक्टर की। अब इसकी अपन कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर आप अपने किसी भी वेक्टर के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी, जीरो वेक्टर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं अपन इसकी, कोई भी एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, अगर उसके अंदर अगर आप जीरो वेक्टर ऐड करते हो तो आपको आपका सेम वेक्टर मिलेगा, कुछ भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, किसी भी वेक्टर ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, जीरो वेक्टर से, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन, फिजिकल एप्लीकेशन क्या आ रही है, फिजिक्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे अपन देख सकते हैं, इसके फिजिकल एग्जांपल्स क्या देख सकते हैं अपन इसके। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि ओरिजिन पे है उसका आपको क्या बनाना है, पोजीशन वेक्टर बनाना है। अब जैसे अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स
ये y। अब आपसे अब क्या बोल रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है और इसको क्या बनाओ, पोजीशन वेक्टर बताओ। तो अब ऑब्जेक्ट ही ओरिजिन से है, ओरिजिन से ही अपन मेजर करते हैं, ओरिजिन ओ से ही अपन मेजर करते हैं, तो पोजीशन वेक्टर बनाए तो बनाए कैसे? तो इस केस के अंदर उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर, क्योंकि बन ही नहीं सकता तो 0 तो लिख नहीं सकते। तो इस केस में अपन क्या बोल देते हैं कि फर्स्ट इसकी फिजिकल एप्लीकेशन क्या हो जाती है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट origin इज 0 वेक्टर। ये फर्स्ट फिजिकल एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर आपसे पूछे कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है, उसका वेलोसिटी वेक्टर बताओ। अब अगर ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कुछ हुई नहीं। तो अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, 0 वेक्टर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ a particle which is at rest, ये भी कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। थर्ड एग्जांपल क्या समझ सकते हैं इसका, कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर बताओ। अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो उसका एक्सेलरेशन कहां से आएगा? तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। तो क्या समझ सकते हैं कि फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन का वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके 3 फिजिकल एग्जांपल हो जाते हैं कि जब अपने पास कैलकुलेशन के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं बचती वेक्टर के टर्म्स में, तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, 0 वेक्टर। यस, अपना नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। मतलब अगर अपना जो वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो अगर मैं इसको किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से आपका रियल नंबर कितना है, लैम्डा, तो उससे इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आपके वेक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो अपन क्या देखते हैं कि लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं कि इफ लैम्डा इक्वल टू 2 मतलब +2, तो उस केस में आपका जो वेक्टर है, उस केस में आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा ए इक्वल टू 2a वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेक्टर है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से। तो वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका पहले वेक्टर a वेक्टर अगर ये है, तो अब कितना उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, a ये रहा, फिर एक और है, तो ये क्या हो गया आपका 2a वेक्टर। इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं अपने वेक्टर को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात किसकी आती है, डायरेक्शन की। अगर आपका नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, इफ लैम्डा इक्वल टू -2। अब लैम्डा की वैल्यू अगर -2 है तो उस केस में आपका उस केस में आपका लैम्डा ए वेक्टर कितना हो जाएगा, -2a। मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज तो हो रहा है, कितने टाइम, 2 टाइम्स। मतलब अगर पहले आपका ये कितना है, जब आपका लैम्डा कितना है, +2, अगर आपका लैम्डा -2 होता है तो उस केस में अपन क्या देखते हैं कि अगर ये आपका ए वेक्टर है तो आपका 2a वेक्टर कितना हो जाएगा, उसका डबल, किसमें, मैग्नीट्यूड में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, उसके आगे क्या साइन हो गया, माइनस, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो ये जो एरो है, अब उस एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में एरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अपने वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी रियल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है रियल नंबर के साइन के ऊपर। अगर रियल नंबर का साइन पॉजिटिव है तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, अनअल्टर्ड रहती है। और अगर आपके रियल नंबर का साइन नेगेटिव है तो आपके वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, अपोजिट होकर चेंज हो जाती है। लेकिन किसके फर्क नहीं पड़ता, आपके जो यूनिट है इसके फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर आपका
है, तो उसको अगर मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उस केस में भी आपका 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो यूनिट है वो आपकी कितनी रहेगी, मीटर पर सेकेंड। बस आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 5 टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो उसकी यूनिट है वो कितनी रहेगी, सेम यूनिट रहेगी। मतलब आप किसी भी वेक्टर को जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यूनिट के ऊपर चेंज नहीं होता। यस, अपना नेक्स्ट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर मैं अपने वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे अपन इसका एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं इसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स से आपकी स्केलर क्वांटिटी कितनी है, मास, तो जब अपन मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क किस में पड़ता है, फर्क पड़ता है यूनिट्स के अंदर। पहले आपकी वेलोसिटी की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मास से, और मास की आपकी यूनिट कितनी होती है, केजी। तो अब m इंटू वी जो कंप्लीट फॉर्म है इसकी यूनिट कितनी हो गई आपकी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो जब भी अपन क्या करते हैं कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो यूनिट्स होती है वो भी, टोटल यूनिट भी कितनी होगी, आपस में उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपकी यूनिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और अपन जानते हैं कि जैसे अपना मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। तो जब भी किसी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज। और क्या होगी यूनिट, दोनों स्केलर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम, जो आपके वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। थैंक यू।